नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जून 2025 47 सेट में पूछी गई साहित्य एंड आर्ट एंड कल्चर्स के सारे सवाल। आपको बता दूं ये आपका सिलेबस में मेंशन है, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया और इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के आप सवाल देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट हुए हैं, यानी एक ही टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछ रही है। तो एक ही सवाल में आपके 10 प्लस फैक्ट इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल बने हैं और बनेंगे एनटीपीसी 12th लेवल वाले कैंडिडेट के लिए। इस टाइप से जो लिटरेचर के सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में एंड तक आपको बने रहना है। बात रही पीडीएफ की, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इससे पहले अपन ने बुक्स और ऑथर्स वाला वीडियो किया है, उसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ज्वाइन कर। और ये जितने भी आपके वीडियो आ रहे हैं और इससे पहले जो 1800 क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी 20 जुलाई को हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग जी के ई बुक पर। बिल्कुल कम से कम प्राइस में मिल जाएगी। उसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो टॉप ट्रेंडिंग जी के, वहाँ पर भी अवेलेबल रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी ये सभी इस टाइप के आपको देखने वाला है, एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में सवाल मिलेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है क्वालिटी कंटेंट बनाने में। अब आप कमेंट सेक्शन बताना यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो एनटीपीसी 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट में कितना स्कोर हो रहा है। नहीं लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन। केवल एनटीपीसी ही नहीं, आगामी जो ग्रुप डी एग्जाम है, इसके अतिरिक्त एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम जो वैकेंसीज आ चुकी हैं और भी एनटीपीसी की आएगी। तो एक साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेंगे। इसमें आपको चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स भी अवेलेबल हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ध्यान देना, कूपन कोड इसमें टीटीजी के अप्लाई करना है, आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। 800 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। चलिए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है। पहली बात तो दिमाग में फिट करो, जारवा जनजाति कहाँ की निवास करती है। ये अंडमान द्वीप समूह की जनजाति है, जारवा जनजाति। अब जारवा जनजाति अपने घरों को क्या कहते हैं? जारवा जनजाति वाले लोग अपने घरों को चड्डास कहते हैं। क्या कहते हैं? चड्डास कहते हैं। तो जारवा जनजाति अपने घर को संदर्भित करने के लिए चड्डास नाम का उपयोग करती है। और जारवा जनजाति अपने खुद को क्या बोलते हैं? आंग बोलते हैं। अपने आप को आंग बोलते हैं। आंग का मतलब होता है लोग। अब अन्य इंपॉर्टेंट मैं आपको जनजातियों से संबंधित फैक्ट बताऊं ना, तो जो सेंटिनलीज है ना, वो पारंपरिक झोपड़ियों को बुंडा कहते हैं। ओंगे जनजाति हैं वो सामुदायिक घर को ब्यू कहते हैं। और शोम्पेन अस्थायी आश्रय को तारासा कहते हैं। निकोबारी पारंपरिक घर को हेटा कहते हैं। ग्रेट अंडमानी घर को बोए कहते हैं। एक जनजाति है मोरंग। ये नागालैंड की नागा जनजातियों के युवाओं के सामुदायिक घर के लिए प्रयुक्त शब्द है। सॉरी, ये मोरंग आपका घर का एक टर्म है जो नागा जनजाति का। ये नागा जनजाति कहाँ की? नागालैंड की है। तो मोरंग भी एक टर्म है जो आपको विकल्प में दे रखा। मोरंग ये नागा जनजाति का है, वो बोलते हैं। अब देखिएगा ये प्रमुख जो जनजातियां हैं ना, ये कहाँ निवास करती हैं। जैसे गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। संथाल झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल के। भील मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। मीणा राजस्थान की जनजाति है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। टोडा तमिलनाडु की है। जारवा अंडमान द्वीप समूह की है। शोम्पेन निकोबार द्वीप समूह की है। जारवा अंडमान की, शोम्पेन निकोबार की। बोडो असम की है। नागा नागालैंड की है। मिजोरम की है। ध्यान देना, खास इसे एग्जाम में सवाल पूछा है तो मेघालय की है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। सिद्धू गुजरात और कर्नाटक की है। कोरकू मध्य प्रदेश की। हो जनजाति कहाँ की है? हो झारखंड और ओडिशा की। मुंडा झारखंड पश्चिम बंगाल। उरांव जनजाति झारखंड छत्तीसगढ़। भूटिया सिक्किम की एग्जाम में पूछा जाता है। भूटिया और लेपचा का भी। लेपचा सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सहरिया मध्य प्रदेश राजस्थान की जनजाति है। अब भारत की प्रमुख जनजाति उनके राज्य कहाँ की है, उत्सव कौन से, उनके नृत्य कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको गोंड वगैरह बता दी है कहाँ से, और इनके प्रमुख उत्सव आप देखेंगे तो ये आप पीडीएफ टेलीग्राम में डिटेल में देखना, आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्टली सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपको पूछ लिया कि घूमर डंगी, जैसे घूमर राजस्थान का भील जनजाति है। संथाल पारंपरिक नृत्य, संथाल नृत्य छऊ डोमकच करते हैं। और उत्सव कौन सा? तुसु परब, सोहरी, सरहुल, ये सभी। मुंडा है, कर्मा उत्सव मनाते हैं मुंडा जनजाति। सरहुल मनाते हैं, मुंडारी नृत्य करते हैं। ओराव कर्मा उत्सव, सरहुल ये भी करते हैं। तो बहुत सी जनजाति हो सकता है सेम उत्सव मनाए। ठीक है। नागा नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है इस जनजाति के द्वारा। बोडो है तो असम की जनजाति है। डोमाई बिहू है, बागरुम्बा है, ये फेस्टिवल मनाते हैं। कुकी
ये आपके मिजोरम और नागालैंड की है। मीमकुट उत्सव कुकी है, मीमकुट के दौरान पारंपरिक नृत्य करते हैं। मिजो चापचार कूट है, मीमकुट है, पावल कूट है, ये मिजोरम पारंपरिक नृत्य है। चेराव नृत्य इनका, खुलाम चेलम ये सभी। तो खासी मेघालय की है, वांगला इनका जो नृत्य है। टोडा तमिलनाडु के हैं, टोडा नृत्य हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ग्रासिया राजस्थान की है, यहाँ पर एक वालर उत्सव रहता है, वो किया जाता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे मोपा, मोपा अरुणाचल प्रदेश की है। तोरग्या उत्सव, लोसार पारंपरिक मोपा नृत्य ये हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। शेरदुक पैन अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। बारडू छाम फेस्टिवल और नृत्य यहाँ पर किया जाता है शेरदुक पैन जनजाति के द्वारा। भुटिया सिक्किम की है। लोसोंग भूमचू ये त्यौहार रहते हैं। सिंगही छाम याक नृत्य रहते हैं भुटिया के। लेपचा सिक्किम की है। टेंडो होलोहरम फात नमसोंग लेपचा नृत्य रहता है लेपचा का। अगला सवाल यहाँ पर आप साहित्य का ये सवाल देखेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पहाड़ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? वैदिक मंत्रोच्चार की जो पारंपरिक विधि जितने भी पाठ शैली हैं उनमें सबसे जटिल और व्यापक है, जटिल है सबसे, इसको याद रखना वैदिक मंत्रोच्चार को। वो कौन सी है? वो है दोस्तों घन पाठ। घन पाठ सबसे जटिल है। अब इसको समझाता हूँ। घन पाठ वैदिक मंत्रों के पाठ की एक अत्यंत जटिल और परिष्कृत शैली है। इसमें शब्दों को एक विशेष क्रम में दोहराते हुए आगे पीछे मिलाकर, जैसे 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 ऐसे पढ़ा जाता है। ये शैली न केवल स्मृति और उच्चारण की दृढ़ता सुनिश्चित करती है बल्कि मंत्र की ध्वनि संरचना को भी अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक होती है। इसलिए इसे घन यानी घना हुआ, कसकर बंधा हुआ पाठ कहा जाता है, जो सबसे जटिल है। अब अन्य विकल्प आपको दे रखा है इन शैलियों में, आप देखेंगे मंत्र उच्चारण की दंड पाठ। तो सबसे सरल आपको शैली पूछ लें वैदिक मंत्रोच्चार की, जितनी भी पाठ शैली है उसमें सबसे, जैसे घन पाठ सबसे जटिल है और सबसे सरल कौन सी? दंड पाठ। इसमें मंत्रों को सामान्य क्रम में एक के बाद एक पढ़ा जाता है, आगे पीछे कुछ नहीं है। शिखा पाठ, इसमें 3 शब्दों को एक साथ पढ़ा जाता है फिर दोबारा दोहराया जाता है, लेकिन ये घन पाठ से कम जटिल है। जटा पाठ भी आपको ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन सबसे जटिल घन पाठ है और सबसे कम दंड पाठ है। तो वैदिक पाठ की प्रमुख शैलियों की बात करेंगे। संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ। इन विधियों का उद्देश्य वेदों के शुद्ध उच्चारण, संरचना और लय को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना है। घनपाठ ब्राह्मण अत्यंत विद्वान माने जाते हैं और ये परंपरा क्योंकि जटिल है, और इसको याद कर दिया तो कितने बड़े विद्वान हैं। दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में ये प्रचलित है घनपाठी। वैदिक पाठ शैलियों की अपन बात कर रहे हैं। ये सभी शैलियां आप देख पा रहे हो, 6 वैदिक पाठ की शैलियां हैं, जिसमें संहिता पाठ संधि अनुसार शब्द जुड़े होते हैं और जटिलता का इसमें सरलतम है। इसके बाद पद पाठ हो जाएगा, प्रत्येक अलग शब्द अलग होता है। क्रम पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, शिखा में 3 शब्दों का विशेष क्रम, सबसे अधिक जटिल है घन पाठ। नेक्स्ट देखते हैं संगम साहित्य में। इससे रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों 4 से 5 सवाल पूछ दिए हैं संगम साहित्य से रिलेटेड, वो भी इस टर्म से। एतु तोके, ये देख पा रहे हो, एतु तोके ही कह दो, एतु तौके के पहले 5 संकलन। तो एतु तौके के प्रथम 5 आप संकलन देखेंगे, उसमें है क्रुंथोके, नणिन्य, एहनारू, एनक्रुनूर और कलिथौके। इसका केंद्रीय विषय क्या है? एतु तौके। एतु तौके के प्रथम 5 संकलन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्रुंथोके, ये याद रखने पड़ेंगे भाई आपको, साहित्य से रिपीट हो रहे सवाल। नणिनई, एहनानरू, एनक्रुनूर और कलिथौके का केंद्रीय विषय है दोस्तों अक्काम। क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर केंद्रीय विषय होते हैं संगम साहित्य के एतु तोके के, एक पुरम रहता है, एक अकाम रहता है। पुरम तो आपका युद्ध वीरता राजाओं से संबंधित है, एक काम ये प्रेम वाला है, तो अकाम करेक्ट हो जाएगा। इन 5 जो संकलन हैं, तो संगम युग का साहित्य मुख्यतः 2 विषयों में वर्गीकृत है। कौन से 2 विषय है संगम युग का साहित्य? एक तो अकाम में है, एक पुरम में है। अकाम विषय वे हैं जो प्रेम, अकाम तो प्रेम, निजी जीवन, भावनाएं, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, स्त्री पुरुष के भावनात्मक अनुभव है, एक तरीके से प्रेम से जुड़ा हुआ है अकाम विषय। संगम साहित्य के 2 जो प्रमुख विषय हैं, थीम है, अकाम और पुरम। तो अकाम तो प्रेम का है, काम का है, प्रेम का है। पुरम विषय है ना, ये पुर करता है युद्ध। पुरम विषय युद्ध, राजनीति, पराक्रम, दान, वीरता,
राजा, ये जो बाह्य सामाजिक जीवन है ना, आंतरिक जीवन है वो तो आपका अकाम है, और बाह्य सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय पूर्वम। इसको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि सवाल रिपीट हो रहे हैं इससे। इसमें आपका संगम साहित्य में एतु तौके की बात हो रही। ये एतु तौके 8 संग्रह हैं। इसका मतलब होता है 8 संग्रह। संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है एतु तौके। इसमें कितने संकलन आते हैं? 8 संग्रह आते हैं। तो आपको जो सवाल में एतु तौके का संकलन का पूछा है ना, संगम साहित्य में एतु तौके आता है, और संगम साहित्य के 2 भाग हैं, पुरम और अकाम। तो एतु तौके के 8 संग्रह के पहले 5 संग्रह है ना, ये आपके अकाम है, ये प्रेम से जुड़े हुए हैं। आपको पूछ ले कौन से अकाम है, तो आप कहेंगे 5 क्यों याद रखूं, मैं तो लास्ट वाले 3 याद रख लूंगा 8 में से। जो 3 अकाम नहीं, वो वीरता वाले, वो आपको पता अकाम नहीं है, तो ये तो आपके अकाम है। उसमें कुरुंथऊ के नणी ने याद रखना है, एहना नारू है, एनक्रुनूर और कलिथऊ के हैं। ये अकाम विषय पर हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं। अन्य ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपका पुरम दे रखा। पुरम के 3 यहाँ पर प्रमुख संकलन हो जाएंगे। पट्टन नुरु, एक तो पुरम का ये पुरना नुरु भी है, ये से प से जुड़े हुए। पुरम के सभी प से जुड़े हुए, पुरम के प से हैं। इसमें आप देखेंगे तो प से एक भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे अकाम की 5 है, उसमें प नहीं है, लेकिन पुरम के तीनों में भी प है। पटन नुरु, पुरना नुरु, पारी पाडाल, ये आपके लिए नए हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य जो साउथ का साहित्य है, इसकी बात हो रही है। एतु तौके के अंतिम 3 ग्रंथ हैं जो कि एक तरीके से वीरता युद्ध से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। धर्म, अब यहाँ पर आप देखेंगे संगम साहित्य के बारे में, तो तमिल भाषा में रचित साहित्य है संगम साहित्य। लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल भाषा में रचित है। यहाँ पर ईसा पूर्व है, यहाँ ईस्वी है, दोनों ही 300 लेकिन ये बहुत अंतराल है इसके बीच में। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक की बात हो रही है। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित एक साहित्य है। ये 3 संगमों में रचा गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय संगम के ग्रंथ लुप्त हैं, और एतु तौके और पट्टू पाटू प्रमुख इसके संग्रह हैं। संगम साहित्य की शैली सुगठित पद्यात्मक होती है। इसमें समाज, प्रेम, प्रकृति, राजनीति का यथार्थ चित्रण मिलते हैं। संगम साहित्य 3 प्रमुख राजवंश चेर, चोल और पांडे के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। चेर, चोल और पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है? तो वैदिक मंत्रोच्चार का ऊपर भी आपको पाठ का पूछा था, कौन सा सरल है कौन सा जटिल है। यहाँ पर पूछ लिया वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है। कौन सा प्राथमिक स्वर नहीं है? तो उनमें आपका हो जाएगा मंद्रत। उदात, स्वरित, अनुदात, ये 3 होते हैं प्राथमिक स्वर, मंद्रत नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृत में मंत्रोच्चारण की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्वरों की 3 प्राथमिक कैटेगरी है। स्वर 3 कैटेगरी में है आपका उदात, अनुदात, स्वरित। अब उदात ये प्रमुख और उच्च स्वर होता है। सबसे उच्च स्वर है आपका वैदिक मंत्रोच्चारण की शुद्धता के लिए उदात है, और सबसे नीचा स्वर है वो अनुदात है। और जो उदात है ये सामान्य स्वर की तरफ पढ़ा जाता है। अनुदात है अपेक्षाकृत धीमी स्वर में उच्चारित किया जाता है। उदात अपन जनरली जो पढ़ते हैं उसकी तरह ही है। अनुदात धीमे पढ़ा जाता है। और जो बीच में आपका आ रहा है एक स्वरित, ये संयुक्त स्वर होता है। जब उदात के बाद अनुदात आता है तो वह स्वरित बन जाता है। बीच की अवस्था इसमें स्वर थोड़ा ऊपर उठता है, तो ये स्वरित हो जाएगा। 3 ही यहाँ पर मंत्रोच्चारण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में ये प्राथमिक श्रेणी में आते हैं स्वर, उदात, अनुदात और स्वरित। और जो ऑप्शन में आपको मंद्रत दे रखा है, ये शब्द वैदिक स्वरों का पारंपरिक श्रेणीकरण नहीं है। मंद्र शब्द सामान्यतः संगीत में प्रयुक्त होता है, जैसे मंद्र शब्द का आपने सुना होगा। अब ऋग्वेद जैसे संहिता ग्रंथों में स्वर चिन्ह के साथ मंत्र लिखे जाते ताकि उच्चारण की त्रुटि न हो। शिक्षा वेदांग में इन स्वरों की विस्तृत व्याख्या आपको मिलती है। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? वैदिक पाठ की टोटल यहाँ पर 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं। कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेगा, लेकिन करेक्ट यहाँ पर वर्तमान जो आधुनिक दृष्टि से वैदिक पाठ की जो मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं वो 11 हो जाएगी। तो वैदिक पाठ की आप कहेंगे 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं, या फिर पाठ विधियाँ कौन सी हैं वैदिक पाठ की? 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं वैदिक पाठ की। उसमें आपके प्रकृति पथ संहिता पथ में आता है ये। तो संहिता पथ ये आपका कैटेगरी, जैसे प्रकृति पथ की बात करेंगे तो ये जो 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं है ना, इसमें
3 तो प्रकृति पथ कैटेगरी में है और 8 यहाँ पर विकृति पथ कैटेगरी में। तो प्रकृति पथ कैटेगरी में आपके 3 जो मान्यता प्राप्त अवस्था 3 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं, उसमें संहिता, पद और क्रम। संहिता, पद, क्रम, प्रकृति पथ, ये वैदिक पाठ की अवस्था में 11 में से 3 तो प्रकृति पथ कैटेगरी में आती है। संहिता मंत्र को मूल रूप में शब्दों को जोड़कर पाठ होता है। पद पथ में प्रत्येक शब्द को अलग अलग पाठ किया जाता है। क्रम पथ में 2 शब्दों को संयुक्त रूप से पाठ, जैसे का, खा, इस प्रकार का, खा। अब प्रकृति पथ में आपने संहिता, पद और क्रम देख लिया। विकृति पथ की बात करेंगे तो 11 यहाँ पर 11 में से कितनी 8 हैं विकृति पथ की अवस्थाएं। जटापथ जटिल पाठ शैली, शब्दों को उल्टकर पाठ। मालापथ शब्दों को माला की तरह जोड़कर पाठ है। शिखापथ शिखा की तरह शब्दों का क्रम। रेखापथ, ध्वज पथ, उसके बाद दंड पथ और रथापथ। तो ये टोटल यहाँ पर गणपथ सहित आपकी सबसे जटिल है इसमें गणपथ। आपने देखा सबसे जटिल इससे पहले आपको पूछा गया था कौन सा पाठ है, तो वो गणपथ है, वैदिक मंत्रोच्चारण में सबसे जटिल है। और ये टोटल 11 मंत्रोच्चारण की दृष्टि से जो मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं वैदिक पाठ की, उनमें से 11 की 3 तो प्रकृति पथ है, संहिता, पद, क्रम, और बाकी विकृति पथ पर आधारित है। वैदिक पाठ की अवस्थाएं वैदिक मंत्रों के विभिन्न पाठ शैलियों को संदर्भित करती हैं, जिन्हें पथ कहा जाता है। इन पथों को 2 कैटेगरी में आपने देखा, प्रकृति और विकृति पथ। प्रकृति पथ में संहिता पथ मंत्र को उसके मूल रूप में शब्दों को जोड़कर, पद पथ प्रत्येक शब्द को अलग अलग पाठ, क्रम पथ 2 शब्दों को संयुक्त रूप से पाठ करते हैं। विकृति पथ अधिक जटिल है और शब्दों के क्रम को उल्टने या अन्य तरीकों से पाठ करने पर आधारित है। 8 पथ शामिल है विकृति पथ में। निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? तो इससे पहले भी ऊपर सवालों में आपको बताया है एतु तौके में 8 काव्य संकलन है। कितने हैं? जो तमिल साहित्य संगम साहित्य के अंतर्गत आता है एतु तौके के 8 में से आपने अक्काम का देखा, ठीक है, पुरम का देखा। 5 अकाम के थे, 3 पुरम के थे, वो एतु तौके के अंतर्गत ही थे। अकाम में आपका प्रेम संबंधित बात हो रही थी और पुरम में युद्ध वीरता संबंधित राजनीति संबंधित बात हो रही थी। तो ये सभी संगम साहित्य तमिल साहित्य के 8 काव्य संकलन हैं। उसका नाम है एतु तौके हैं और उनमें से आपको बताया है अकाम प्रेम और पुरम वीरता विषयों पर आधारित है। और अकाम की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 आपके अकाम हैं, कुरुंथौके, नड़िन्ने, और उसके बाद एंक्रुनरू, एहनानुरू और कलीथौके। अब 3 यहाँ पर पुरम के हैं जो प से ही स्टार्ट होते हैं, वीरता को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक विकल्प आपके पट्टुप्टु भी दे रखा है। इसका अर्थ है 10 गीतों का संग्रह, जो एक अलग संग्रह है। शिल्पदिकारम ये एक महाकाव्य है, न कि संग्रह है। और यहाँ पर ऑप्शन में तोलकपियम भी दे रखा है। तो तोलकपियम ये तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ ये नहीं है। संगम साहित्य के इतिहास की बात करें 300 जो ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक तमिल भाषा में रचित भारत के प्राचीनतम साहित्य में से एक है। इसमें एतुतौके 8 और पट्टुप्टु दोनों को संगम साहित्य की प्रमुख 2 शाखाओं के रूप में है। पट्टुप्टु में कितने 10 गीतों का संग्रह। अगला सवाल, उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? उड़ती अप्सरा ये चित्रकला है, पेंटिंग है, अजंता गुफा की। ये सभी विकल्प में जो अजंता, एलोरा, कार्ले, एलिफेंटा, ये सभी गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इसमें उड़ती अप्सरा अजंता में। कहाँ पर उड़ रही है अप्सरा? अजंता में, अजंता। उड़ती अप्सरा ये जो भित्ति चित्र हैं जो दीवार पर पेंटिंग होती है, अजंता गुफा संख्या 17 में स्थित है। ये चित्र बौद्ध महायान परंपरा के अंतर्गत गुप्त काल में बनाया गया था और अद्वितीय सौंदर्य, लयबद्धता और अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। अन्य ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, जैसे एलोरा का दे रखा है। एलोरा शिल्पकला और मिश्रित धार्मिक स्थापत्य जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, इनके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए नहीं है। कार्ले ये भी महाराष्ट्र में है, जिसमें बौद्ध चैत्य गुफा है। एलिफेंटा शिव की मूर्ति कला जो त्रिमूर्ति है ना, एलिफेंटा जो घारापुरी आइलैंड महाराष्ट्र मुंबई के पास में है। इन चारों अजंता, एलोरा, कार्ले, एलिफेंटा जो ऑप्शन में दे रखा है ना, इन गुफाओं को अपन तुलनात्मक रूप से देखें ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अजंता की गुफा है, ये एक साथ देखते हैं, अजंता, एलोरा, कार्ले, एलिफेंटा सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा औरंगाबाद में है। कार्ले लोनावाला पुणे महाराष्ट्र में है और घारापुरी आइलैंड यहाँ पर एलिफेंटा गुफा है। कुल गुफाओं की बात करें, अजंता में 30 गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाएं हैं, कार्ले में 16 हैं और एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं।
कब तक की है? तो अजंता की 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक की है अजंता की गुफाएं। और अजंता में भित्ति चित्र, जातक कथाएं, चैत्य और विहार यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं हैं। अजंता विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता, एलोरा और आपके देखेंगे कारले, इसमें एक मिस्टेक है, कारले वाली यूनेस्को में नहीं है। बाकी अजंता, एलोरा दोनों ही 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत मान्यता है। एलिफेंटा भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई है 1987 में। अब एलोरा की देखेंगे तो इसमें कैलाश मंदिर, बौद्ध हिंदू जैन मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, यानी तीनों ही हिंदू बौद्ध जैन मिश्रण। कारले में महान चैत्य हॉल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा त्रिमूर्ति है, शिव मूर्ति यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित है। घारापुरी आइलैंड मुंबई में है। तो यहाँ पर डिटेल की बात करेंगे। अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र वघोरा नदी के किनारे हैं, जिसमें 30 गुफाएं हैं, 5 चैत्य हैं और 25 विहार हैं। प्रसिद्ध गुफा इसमें 1, 2, 16, 17 है। इसमें भित्ति चित्र, जातक कथाएं, बुद्ध की जीवनी है। 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा पुनः खोजी गई। एलोरा गुफा औरंगाबाद चरणंद्री पहाड़ियों में, इसमें 34 गुफाएं हैं। 34 में ध्यान दीजिएगा, 12 बौद्ध धर्म की है, 17 हिंदू धर्म की है, 5 जैन धर्म की है। प्रसिद्ध यहाँ पर गुफा है कैलाश, गुफा नंबर 16 और इंद्रशवा गुफा नंबर 32। एकल चट्टान मंदिर है, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। कारले गुफाएं लोनावाला पुणे महाराष्ट्र में है, जिसमें 16 गुफाएं हैं। प्रसिद्ध गुफा नंबर 8 है, मान चैत्य हॉल है। एलिफेंटा मुंबई हार्बर और घारापुरी आइलैंड में, जिसमें 7 गुफा में 5 हिंदू हैं, 2 बौद्ध धर्म की हैं। इसमें त्रिमूर्ति शिव की भी है। अब अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य के एतुतउ के 8 संकलन में से एक नहीं है? तो एतुतउ के जो 8 संकलन हैं, इनमें से 8 में से आपको बताया है कि 5 हैं वो तो अकाम के हैं और 3 पुरम के हैं। इनमें से कौन सा नहीं, 8 में से एक कौन सा नहीं है? तो आप सभी ने ये पढ़ा है। नैनीने हो गया, पुरनानरु है, ये तो आपका पुरम का है। कुरुंथऊ के हैं, ये आपका अकाम का है। ये तीनों तो शामिल हैं, लेकिन जो ऑप्शन में आपके दे रखा है ना तोल्पियम, तोल्पियम ये इस एतुतउके के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, एतुतउकई में सम्मिलित 8 काव्य संकलन दोबारा बता दूं, कुरुंथउके, नणिने, अंकुरनुरु, एहनानुरु, कलिथउके, पुरनानुरु, पटन्नुरु और पारिपटाल है। ऑप्शंस में जो तोल्पियम दे रखा है, ये तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। ये तोल्पियम है, ये व्याकरण ग्रंथ है। इसे अगस्त्यन परंपरा में तोल्पियार ने लिखा था। इसमें तमिल व्याकरण है, काव्य शास्त्र है। ये काव्य संकलन नहीं बल्कि शास्त्रीय व्याकरण ग्रंथ है। अगला सवाल यहाँ पर और पूछा साहित्य का, दोबारा वही एतुतउकई या फिर एतुतउके से पूछा है। इस संग्रह से निश्रित संगम संकलनों पुरनानरु और पदित्रपु के प्रमुख वर्णीय विषय क्या है? देखिए, एतुतउके के 3 जो पुरनानरु है, पदित्र को 2 आपको दे रखे हैं। 3 संकलन हैं जो कि जुड़े हुए हैं पुरम से। पुरम यानी वीरता के प्रतीक है, युद्ध है, राजाओं के बारे में उसमें वर्णन है, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति है, प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिकता है। ये अकाम के हैं। जो 5 अन्य संकलन आपको बताए हैं, पू वाले सभी आपके पुरम के हैं, ध्यान देना। पुरनानरु, पदित्रपु दोनों ग्रंथ एतुतउके के अंतर्गत आते हैं और उनका विषय है पुरम, जो कि संगम साहित्य का वह शाखा जहां पर राजा, युद्ध, वीरता, दान और राजनीतिक सामाजिक पराक्रम पर केंद्रित है। ये पुरनानरु, इसमें 400 कविताएं हैं। ये कविताएं विभिन्न तमिल राजाओं और वीरों की प्रशंसा करती हैं। इसमें युद्ध, दानशीलता, मृत्यु के बाद शोक गीत आदि इस ग्रंथ की प्रमुख विषय वस्तु है। और इसमें कई वीरंगनाओं और सैनिकों का मानवीय चित्रण भी मिलता है। पदित्रपु, इसका अर्थ है 10 कवियों के 10 प्रस्तुतिप्रक गीत। देखिए, 10 कवि, पवित्र यानी 10 कवियों के 10 प्रस्तुतिप्रक गीत। इसमें विशेष रूप से 13 राजाओं की वीरता और यशोगाथा का वर्णन किया गया। ये कविताएं राज्य शक्ति, विजय, समाज सेवा और शौर्य को दर्शाती है। अन्य ऑप्शन आपका जो भी दे रखे हैं प्रेम वाले, वो अकाम के हैं, आपको बार बार बताया है। अकाम के अंतर्गत जो 5 आते हैं उसमें आपके नेत्रिनाई हैं, कुरुंथउके है और एंक्रुनरु है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पदित्रपटु, ये पुरम का है, ये पुरम का है। परिपाडल अक्कम और पुरम, और अकनानूरू अक्कम का है, पुरनानूरू पुरम का है, कलितउके हैं अक्कम का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? ध्यान देना, उत्तराखंड है तो उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य के जो मंदिर बने वो नागर शैली के,
ठीक है, नागर शैली। और जो वक्र रेखीय शिखर आपको देखने को मिलता है वो नागर शैली में रहता है। जो शिखर रहता है ना वो वक्र रेखीय, ऊपर से ऐसे इस प्रकार का जो गुंबद शिखर रहता है वक्र रेखीय, वो आपके नागर शैली का है। जो सीढ़ी नुमा रहता है ना शिखर, इस प्रकार सीढ़ी नुमा पिरामिड नुमा मीनार रहती है, वो आपके द्रविड़ शैली की रहती है। बौद्ध स्तूप और सपाट ईंटों से बने शिखर हैं, ये तो दोनों होंगे नहीं, तो बौद्ध धर्म का हो गया। उत्तराखंड का ये जागेश्वर मंदिर की बात हो रही है, तो ये तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो जाता है। और उत्तर भारत के मंदिर में वक्र रेख के शिखर देखने को मिलेगा, पिरामिड नुमा ऐसे नहीं होगा, सीढ़ी नुमा, वो आपकी द्रविड़ शैली वाले मंदिर हो जाएंगे। वक्र रेख के शिखर उत्तराखंड का जागेश्वर मंदिर परिसर में लगभग 125 छोटे बड़े मंदिर हैं जो कुमायूं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले में आते हैं। इन मंदिरों की विशेषता है इनके शिखर वक्र रेख की शैली में है, उत्तर भारतीय नागर शैली का ये भाग है। अब यहाँ पर बात करते हैं अन्य ऑप्शंस में, पिरामिड नुमा मीनारें, ये द्रविड़ स्थापत्य में जो दक्षिण भारत के मंदिर मिलते हैं, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, वो पिरामिड नुमा मीनारें उसमें शिखर में देखने को मिलेगी। बौद्ध स्तूप ये धार्मिक अलग आपका परंपरा का है। सपाट ईंटों से बने शिखर ये बंगाल क्षेत्र की शैली है, जैसे कि आपका टेराकोटा मंदिर है। अब यहाँ पर दो शैली की विशेषकर 3 शैलियाँ रहती है मंदिर स्थापत्य की। नागर शैली है उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, एक वेसर आती है बीच में ही आती है। जैसे उत्तर भारत ऊपर है, नीचे आपका दक्षिण भारत, और बीच में जो गुजरात और इधर विंध्य से कृष्णा नदी के तक जो बीच में रहती है वो वेसर शैली रहती है, जो मिश्रित है। आपका वेसर मिश्रित है, नागर भी है द्रविड़ भी है। और फिर कृष्णा नदी से लेकर नीचे तमिलनाडु तक आपका शैली आती है द्रविड़ शैली मंदिर स्थापत्य की। अब नागर शैली की बात करें, इसमें शिखर आपको वक्र रेखीय देखने को मिलता है। मुख्य विशेषताएं, ऊंचे घुमावदार शिखर उत्तर भारत में प्रचलित है नागर शैली। और इसके मंदिर में आप देखेंगे जागेश्वर मंदिर है उत्तराखंड, कंधारिया मंदिर खजुराहो जो मध्य प्रदेश, लिंगराज मंदिर आपकी भुवनेश्वर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू है। द्रविड़ शैली है, इसमें पिरामिड नुमा मीनारें देखने को मिलेगी, जो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर है, मीनाक्षी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी है जो दक्षिण भारत के मंदिर है। वेसर में नागर और द्रविड़ दोनों हैं, जैसे गुजरात में पाटन में ये सोमनाथ मंदिर है, ये वेसर शैली का है। नेक्स्ट जो बौद्ध स्तूप है वो जैसे सांची स्तूप मध्य प्रदेश, अमरावती स्तूप है। और पहाड़ी शैली अपने आप में बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश ये। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं केरल का लोकगीत जो बुरी प्रेत आत्माओं और दुष्प्रवृत्तियों को भगाने के लिए गाया जाता है। प्रेत आत्मा को, भूत प्रेत को भगाने के लिए केरल में लोकगीत गाते वो भूटा है। भूत को भगाएगा भूता, भूता कह दो, भुट्टा कह दो, जो नाम इसका भूता है तो भूत को ही भगाएगा और किसको भगाएगा। अब ऑप्शन में आपके बाउल भी दे रखा है। बाउल ये गीत है पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश क्षेत्र का पश्चिम बंगाल का गीत है, जो सूफी और वैष्णव परंपराओं से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक और दार्शनिक भावना को व्यक्त करता है, लेकिन केरल का ये नहीं है। अब जैसे लोकगीत की अपन बात कर रहे हैं ना, तो विभिन्न परीक्षाओं में लोकगीत पर जो सवाल पूछे गए उनका वन लाइनर देखिए आप। भुट्टा गीत है केरल का, भूत भगाने का केरल का, भूता केरल का। भक्ति गीत जिकिर और जरी असम राज्य का, जिकिर जरी असम। काजरी चैती रशिया बिरहा उत्तर प्रदेश के हैं। झोड़ा और खुदेड़ उत्तराखंड के हैं, झोड़ा और खुदेड़। मांड लोक संगीत राजस्थान के हैं। शास्त्रीय मांड रचना को महान गायक जैसे अल्लाह जिलई बाई द्वारा अमर बना दिया गया है। रागिनी लोक गीत है हरियाणा के, सभी को पता है रागिनी। छत्तीसगढ़ राज्य के भरथरी लोक गीतों में सारंगी या एकतारा का प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। भरथरी लोकगीत छत्तीसगढ़। सुआ लोकगीत कहाँ के हैं? सुआ लोकगीत है छत्तीसगढ़ राज्य की गाउंड महिलाओं का एक नृत्य गीत है सुआ। पंखीड़ा राजस्थान का लोकगीत है, जो राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है, पंखीड़ा। नेक्स्ट बात करें बघेलखंड के क्षेत्र में अहिर या बिरहा के लोकगीत गाए जाते हैं बघेलखंड में। मध्य प्रदेश के लोकगीत की बात करेंगे तो भजन, दादरा, चतुरंग, धमार, ध्रुपद, गजल, होरी, ख्याल। झुरी गीत हिमाचल प्रदेश का है। कालबेलिया राजस्थान का है, कालबेलिया राजस्थान का है। देवर लोकगीत छत्तीसगढ़ का है। ढोला मारू राजस्थान का है। महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ससुराल, पति का घर और माय का अपने पिता का घर का वर्णन करने के लिए ओवी लोकगीत गाया जाता है। ये सभी एग्जाम में पूछा तो फैक्ट डायरेक्टली मैंने ऐड किए। ओवी लोकगीत महाराष्ट्र। दार हला बाव हला गीत मिजोरम से, दार हला बाव हला मिजोरम से। मांडो मांडो गीत गोवा से, मांडो मांडो गोवा। हेरलू गीत को नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। भवैया उत्तर पश्चिम बंगाल, पश्चिमी असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों के पूरे उप हिमालय क्षेत्र में लोकप्रिय लोकगीत की एक प्रमुख शैली है भवैया, पश्चिम बंगाल भवैया। गोवा राज्य के साथ लोक नाट्य रूप रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। रणमाले, रण गोवा, रणमाले। दुलपोड़ गोवा के नृत्य गीत का रूप है दुलपोड़।
जन्म संस्कार के समय गाए जाने वाले गीतों को सोहर गीत बिहार में कहा जाता है। ये सभी फैक्ट से पूछा है। रसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से भारतीय लोक संगीत का एक लोकप्रिय शैली है। राजस्थान में लोटिया त्योहार के दौरान चैत्र महीना में लोटिया गाया जाता है। राजस्थान में पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक गायन है, और पंडवानी छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर महाभारत की कहानियों का वर्णन है, पांडव काल की कहानियों का। भवैया पश्चिम बंगाल का है, मांड राजस्थान का है, मारा जमदी का, मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश का, टिकीर गोलपरिया कामरूप टोकरी गीत बिहू गीत असम के है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, बाउल है ये पश्चिम बंगाल का है, बाहुल बटियाली बहुला, दोवा और गरबा गुजरात का है, भावगीत कर्नाटक महाराष्ट्र के, अभंग गोंदार पोंडा लावणी महाराष्ट्र के हैं, संबलपुरी ओडिशा के हैं, जुगनी मैया पंजाब के हैं, लेपचा लिंबू भुटिया सिक्किम के हैं, बोरगीत बाल श्यामा संगीत रामप्रसादी मणिपुर के हैं, चालो आजी लामू रोपी हुरकानी पोंग बुइया पोपिर रेखेमपड़ा न्योगा अरुणाचल प्रदेश के हैं, दसखटिया ओडिशा के इंपॉर्टेंट है। पंजाब में प्रसिद्ध लोकगीत में आपके जुगनी सुहा घोरियन बोलियन टैप सीथियन और हेलियामलू गीत है नागालैंड का। बिहार के प्रमुख लोकगीत में आपका सोहर आ जाएगा, जो पुत्र जन्मोत्सव पर। मिथिलांचल में राम विवाह के अवसर पर समरी गीत, डोमकच, समदाउनी, ये सभी। अब कुछ राज्यों के ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग भी है, जैसे आंध्र प्रदेश का माँ तेलुगु थलीकी, असम का संगीत है जो ओमूर अपनूर देश, बिहार में मेरे भारत के कंठार, छत्तीसगढ़ अरपा, ये ऑफिशियल गीत है राज्यों के। गुजरात का जय जय गरवी गुजरात, कर्नाटक का जय भारत जनन्य तनुजते जया है कर्नाटक के माते, मध्य प्रदेश का मेरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जय जय महाराष्ट्र मजा, मणिपुर शना लिबिक मणिपुर, ओडिशा बंदे उत्कुल जननी, पुदुचेरी तमिल थाई वल्थू, तमिलनाडु तमिल थाई वल्थू, उत्तराखंड उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सिक्किम का जहां बागचा तेस्ता रंगीत, उत्तर प्रदेश समेत समेत तथा खुद को इस इतिहास के पन्नों में ये। पिथौरा कलाकृतियां मुख्यतः कौन चित्रित करता है? पिथौरा जो गुजरात की कलाकृति है, इसे चित्रित जो करता है ना, पेंट करता है, पेंटिंग, लखेरा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? लखेरा। अब ऑप्शन देखो, कुम्हार। कुम्हार क्या ये कलाकृति चित्रित करता होगा? चरवाहे। अब चरवाहे जो चरवाहे भेड़ बकरी चराता है, वो कहाँ पर इन कलाकृतियों को चित्रित करेगा? किसान नहीं करेगा। तो इसको आप छांट कर डायरेक्टली टिक कर सकते थे, लखेरा ही करता होगा। ये अलग दिख रहा, बाकी का आपको पता है क्या काम रहता है। पिथौरा चित्रकला मध्य भारत की एक जनजातीय धार्मिक चित्र शैली जो मुख्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के भील, राठवा और गौंड जनजाति में प्रचलित है। इन चित्रों को लखेरा नामक समुदाय के लोग बनाते हैं, जो पवित्र अनुष्ठानिक चित्रकार होते हैं। पिथौरा चित्रकला आमतौर पर ग्रह के भीतर की दीवारों पर बनाई जाती है और इष्ट देवता की कृपा पाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। कुम्हार, ये आप देख पा रहे हो, मिट्टी के बर्तन मूर्तियां बनाते हैं। चरवाहे पशुपालन करते हैं। किसान कृषि से जुड़े हुए, तो ये कहाँ चित्रकला से संबंधित रहे होंगे? संगम साहित्यिक कृतियों में अकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण है? अकाम को आपको बताया था प्रेम का है, अकाम का, और पुरम का युद्ध वीरता वाला है पुरम का। अकाम आपका प्रेम का हो जाएगा। प्रेम कहाँ पर? ये करेक्ट हो जाएगा। बार बार आपको बताया है, संगम साहित्य में दो आता है, अकम और पुरम। अकम आपका प्रेम का है, आंतरिक जीवन से है। पुरम बाह्य जीवन से है, जहाँ पर युद्ध वगैरह आप बात करते हो, राजनीति बात करते हो। तो अकम साहित्य में 5 प्रकार के प्राकृतिक स्थल आपको बताए थे, ये अकम के हैं सारे। अब नेक्स्ट बात करें, गौंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? गौंड चित्रकला में स्थानीय कलाकार जो हाथ से बनाया हुआ ब्रश रहता है ना, उसको कहते हैं कूची। कूची कहते हैं उसे, चाबी कहते हैं, कूची कहते हैं। स्पष्टीकरण यह है कि गौंड चित्रकला जो मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध कला है। इसमें कलाकार प्राकृतिक सामग्रियों से बने हस्त निर्मित ब्रश उपयोग करते हैं। इन ब्रश को स्थानीय भाषा में कूची कहते हैं। ये कूची बांस, लकड़ी या अन्य प्राकृतिक रेशों से बनाई जाती हैं। ये ब्रश जटिल और बारीक डिजाइन को बनाने में सहायक होता है, जो गौंड कला की विशेषता है। अब कलम है, जो कलमकारी चित्रकला है वहां का है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहते हैं? गर्भगृह के ऊपर जो सीढ़ी नुमा संरचना है, जो वक्र रेख के ऊपर बात हुई थी आपकी, और उस पर आपका कलश और शिखर आता है, इसे विमान कहा जाता है। सीढ़ी नुमा होती है दक्षिण भारत में, द्रविड़ शैली की होती है सीढ़ी नुमा। बाकी वक्र रेख आपको बताया था, ऊपर वक्र रेखी का वर्णन था, जो उत्तराखंड के मंदिर का था वक्र रेखी, वो गर्भगृह के ऊपर होता है। और इसमें आपको पूछा है कि सीढ़ी नुमा पिरामिड नुमा संरचना होती है, इसे विमान कहते हैं। मैं आपको नीचे बताता हूँ किस टाइप की स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये जो आपके मंदिर शैली है, इधर आपको दक्षिण भारत की दिख रही है, ये उत्तर भारत की है। तो दक्षिण भारत में ये सीढ़ी नुमा, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये जो आपका गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होती है। मूर्ति कहाँ पर होती है? गर्भगृह में होती है। और गर्भगृह के ऊपर जो आप
उत्तर भारत में देखेंगे वक्र रेखी होता है, इसे अपन शिखर बोल सकते हो। लेकिन दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में होता है, ये विमान होता है और सबसे ऊपर टॉप पर शिखर बोलेंगे। अब देखिए ये उत्तर भारत जो नागर शैली है, इसमें ऊपर आपका कलश होता है, जो कलश आप धातु का बना हुआ रहता है, गोल्डन कलर का ज्यादातर वो कलश। और कलश किस पर आधारित रहता है? कलश का आधार होता है ना, वो गोलाकार आमलक पर होता है कलश। अब ये गर्भगृह जहां पर मूर्ति स्थापित है, ये मैं बात कर रहा हूं नागर शैली जो उत्तर भारत की है। अब यहां पर ये मंडप आप कह सकते हो एक तरीके से बरामदा है, जहां पर लोग हैं वो आराधना करते हैं, बैठते हैं। और ये जो मंदिर किस पर स्थापित है? जगती पर। इसका मुख्य आधार आप चबूतरा कह सकते हो। ये जो आधार होता है, जब आप मंदिर में प्रवेश नहीं किए हो, आप मंदिर की ओर आ रहे हो, आप सीढ़ियों से मान लेते हैं, जो शुरुआत में खुला स्थान रहता है वो जगती, एक तरीके से मंदिर इस पर टिका हुआ है। और जगती के ऊपर आ जाती पीठ, और फिर मंडप जहां पर आप बैठकर आराधना वगैरह करते हो। ये उत्तर भारत की मंदिर शैली। और सबसे ऊपर कलश है, कलश आमलक पर है, ये आपका शिखर है। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की शैली है, उसकी शुरुआत जो मेन मुख्य द्वार होता है वो गोपुरम होता है। कई बार गोपुरम होता है वो मंदिर से भी ज्यादा सुंदर होता है, बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। सौंदर्य इसका देखेंगे तो वाकई में गोपुरम आप देखना सर्च करके, जो दक्षिण भारत के मंदिर है। अब गोपुरम जो मेन गेट आप कह सकते हो, इसमें एंट्री करेंगे। नीचे बेस देखिएगा, मंदिर कहां पर किस पर आधारित है? जगती आपने देखा ना, ये जगती, जगती के ऊपर आपका पीठ है, पीठ के ऊपर अधिष्ठान, ये तीन प्रमुख लेयर आप देख पा रहे हो। और जो अधिष्ठान पर आपका गर्भगृह है, गर्भगृह जहां पर मूर्ति स्थापित है। अब मंदिर में आप गोपुरम से प्रवेश करेंगे दक्षिण भारत में, और आप आएंगे अर्ध मंडप में। अर्ध मंडप के बाद आप मंडप में आएंगे। मान लेते हैं गर्भगृह में मूर्ति स्थापित है, अब मंडप में जो लोग बैठते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में मंडप डायरेक्टली गर्भगृह में ही खुलता है, बीच में गैप नहीं। लेकिन इधर मान लेते कोई रेलिंग वगैरह बीच में इन्होंने गैप डाल दिया है, बीच में गैप डाल दिया है, डायरेक्टली जो आराधना करने वाले वो इस स्थान पर नहीं बैठ पाएंगे, ये मंडप में। और बाकी अर्थ मंडप थोड़ा नीचे रहता है, और ये शिखर सीढ़ी नुमा रहता है। गोपुरम शुरुआत में है, नीचे अधिष्ठान पर आधारित है मंदिर। तो इनमें से आपको पूछा विमान है, सो सीढ़ी नुमा ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर रहता है वक्र नुमा, जो उत्तर भारत में, वो दक्षिण भारत में रहता है विमान है। अधिष्ठान जो नीचे होता है, आप देखा ना दक्षिण भारत में अधिष्ठान है, जैसे यहाँ पर जगती होता है, तो इधर आपको अधिष्ठान देखने को मिल रहा है। और इधर आपको यहाँ पर विमान, जगती, जगती भी नीचे बेस पर, मंडप हो गया जहां पर लोग बैठकर अपनी प्रार्थना करते हैं। तो दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह जहां पर उसके ऊपर पिरामिड नुमा सीढ़ी नुमा संरचना होती है, वो विमान होती है। ये मंदिर का सबसे पवित्र और ऊंचा भाग है। इसे अक्सर पत्थरों की परतों से स्तर दर स्तर यानी सीढ़ी नुमा उठाया जाता है। विमान का आकार प्राय स्तरीय और पिरामिड नुमा होता है। उत्तर भारत की नागर शैली की वक्र रेखी शिखर से भिन्न होता है विमान वाला, ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार जो ऊंची मीनारें होती है उन्हें गोपुरम कहते हैं। गोपुरम प्रवेश द्वार से ही आप मंदिर की ओर बढ़ते हो। अधिष्ठान ये मंदिर का एक तरीके से नींव कह सकते हो, आधार कह सकते हो। और ये मंदिर का चबूतरा होता है जगती। मंडप में जो लोग यहाँ पर एक तरीके से श्रद्धालु बैठते हैं, पूजा करते हैं, गर्भगृह के आगे हैं, अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है तो आगे बैठेंगे, बरामदा कह सकते हो। तो दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर है, इसमें आपको विमान देखने को मिलेगा। अब मंदिर स्थापत्य से ऊपर भी सवाल पूछा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना। भारतीय मंदिर स्थापत्य जैसे उत्तर भारत में नागर शैली है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। और बाकी यहाँ पर जो नागर शैली पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक नागर शैली है। द्रविड़ शैली है कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण की, और जो बीच में वेसर शैली आती है ना, वो विंध्य से आप कृष्णा नदी कह सकते हो। अब यहाँ पर इनको अपन डिटेल में देखते हैं, तालिका से द्रविड़ और नागर शैली के बीच में भागों में क्या अंतर है। जैसे गर्भगृह की बात करें, नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, दोनों में गर्भगृह जो मूर्ति स्थापित होती है वो यहीं पर होती है। मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा कहेंगे जहां पर मूर्ति स्थापित होती है। अब छोटा और अंधेरा आमतौर पर छोटा होता है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हो उत्तर भारत, और राइट साइड आप दक्षिण भारत या फिर द्रविड़ शैली की देख पा रहे हो। उत्तर भारत में जो शिखर होता है और विमान होता है। अब देखिए उत्तर भारत में विमान नहीं होता है, उत्तर भारत में आप शिखर कहेंगे जो सीधा ये वक्राकार होता है। विमान आप देखेंगे इस प्रकार सीढ़ी नुमा ये विमान होता है, जो आप कहेंगे गर्भगृह के ऊपर होता है। विमान आपको बताया। प्रवेश द्वार होता है, उत्तर भारत का प्रवेश द्वार साधारण होता है, गोपुरम नहीं होता। लेकिन दक्षिण भारत का मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप गोपुरम में एंट्री करेंगे, जो मेन गेट आप कहेंगे। उत्तर भारत में मंडप की बात करें तो मंडप सभा कक्ष होता है जहां पर आधा खुला हुआ होता है। लेकिन दक्षिण भारत के मंडप है बड़े होते हैं, मंडप अर्ध मंडप है, ठीक है। आधार क्या होता है, उत्तर भारत के मंदिर है वो जगती पर आधारित होते हैं, ऊंचा पत्थर का आधार होता है। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर में जगती के साथ अधिष्ठान भी होता है। प्रकोटा या फिर प्राकार, प्रकोटा साधारण दीवार कई बार अनुपस्थित होती है। इन चारों तरफ जो प्रकोटा होता है, मंदिर को घेरने वाली दीवारें होती है गोपुरम सहित।
दक्षिण भारत में। अम्लक क्या होता है? अम्लक जहां पर कलश रहता है, जो गोला शिखर के शीर्ष पर होता है। अम्लक आप उत्तर भारत में देखेंगे, वक्राकार आपका शिखर है, इसके शीर्ष पर आपका ये अम्लक है, और अम्लक के ऊपर आप कहेंगे यहां पर कलश है। तो अम्लक नहीं होता दक्षिण भारत में। कलश यहां पर अम्लक के ऊपर धातु का घड़ा एक तरीके से कह सकते हो। कलश या स्तूपिका विमान के शीर्ष पर प्रतीकात्मक ढांचा होता है। तो ये प्रमुख मुख्य अंतर थे। देखिए यहां पर पंचायतन शैली का आपको पूछ लें, मंदिर जो चाहे उत्तर भारत का हो नागर शैली का या दक्षिण भारत द्रविड़ शैली का हो, पंचायतन शैली यहां पर देखने को मिलती है। पंचायतन यानी 5 होता है, तो एक तो मुख्य मंदिर है और चारों तरफ 4 और मंदिर रहेंगे। और जो उत्तर भारत के नागर शैली के चारों तरफ मंदिर रहेंगे उसके सभी के ऊपर कलश रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत में चारों कोनों में जो मंदिर रहेंगे उसमें कलश नहीं रहेगा। और जो प्रदक्षिणा पथ है, आप मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हो, तो उत्तर भारत के मंदिर में मंदिर के अंदर ही बंद होता है ये परिक्रमा। मंदिर है, गर्भगृह है, गर्भगृह के चारों तरफ आप परिक्रमा लगा देते हो। लेकिन दक्षिण भारत में मंदिर के बाहर बिल्कुल खुले में आप परिक्रमा लगाएंगे। तो दोनों में यहां पर आपको अंतर मेजर रूप से बता दिए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सौर चित्रकला, जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? सौर चित्रकला है ओडिशा की। कहाँ की है? ओडिशा की। सौर चित्रकला जनजातीय चित्रकला जो ओडिशा राज्य की सौर जनजाति द्वारा बनाई जाती है। और जो सौर चित्रकला है धार्मिक, सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक महत्व रखती है। इसे दीवारों पर मिट्टी व प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। सौर जनजाति अपने इष्ट देवता इताल की पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। स्थानीय भाषा में इकोन भी कहा जाता है। सौर चित्रकला या फिर जो सौर जनजाति है जो इष्ट देवता इताल की पूजा के लिए चित्र बनाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में आप इकोन कहते हो। ये शैली आमतौर पर विवाह, जन्म, मृत्यु या फसल कटाई जैसे अवसरों पर बनाई जाती है। अब सौरा के बाद यहां पर बात करें भारत की प्रमुख चित्रकला की। जैसे आपको सौरा का पूछा है जो ओडिशा की है, इसी प्रकार पटचित्र भी ओडिशा का है। सौरा हो गया, पटचित्र हो गया, ये ओडिशा का। कालीघाट पश्चिम बंगाल, वारली महाराष्ट्र, रंगवाली कर्नाटक, पिथौरा गुजरात है मेजर रूप से। थाका चित्रकला कहाँ की? तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है थाका। चिनकारी लखनऊ की है कढ़ाई कला। कलमकारी आंध्र प्रदेश की ये कला है कढ़ाई। मुगलू आंध्र प्रदेश की है। अरिपन बिहार की इंपोर्टेंट है। मधुबनी बिहार की है। अल्पना पश्चिम बंगाल इंपोर्टेंट है। अथिया गुजरात की है। रंगोली महाराष्ट्र की है। अरोप हिमाचल प्रदेश की है। कलमा जट्टू केरल की है। एप्पन उत्तराखंड की है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की है। और मांडना, ये मांडना हो जाएगा राजस्थान की। फड़ भी राजस्थान की है। लघु भी राजस्थान की। गौंड मध्य प्रदेश की। बाघ मध्य प्रदेश की। कोलम तमिलनाडु। तंजौर तमिलनाडु। चेरियल तेलंगाना की है। फुलकारी पंजाब की। सभी इंपोर्टेंट है। पेंटिंग्स हो गई, कढ़ाई कला हो गई। वारली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? गेरू का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक सामग्री लिपाने के लिए गोबर, गेरू, इनकी बात हो रही है। वारली चित्रकला में दीवार तैयार की जाती है, पहले बेस बनाया जाता है, उस पर पेंटिंग होगी। तो वारली चित्रकला में लिपाने उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें चित्रकला से पहले दीवार को चित्रण योग्य सतह में बदला जाता है। भाई उस पर पेंटिंग हो सकती है। दीवार पर को इस प्रकार से समतल करेंगे ताकि उस पर पेंटिंग कर पाए, चित्रकारी कर पाए। तो इस चरण में सबसे पहले दीवार को गेरू, गेरू यानी लाल मिट्टी, गाय के गोबर और कभी कभी मिट्टी या पानी के मिश्रण से लेप दिया जाता है। तो गेरू यानी लाल मिट्टी, गाय का गोबर वगैरह मिक्स करके लेपन करेंगे, जिससे दीवार की सतह चिकनी और समतल बनती है। और फिर यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में लाल भूरी बैकग्राउंड रहेगा और सफेद रंग से इसमें पेंटिंग की जाएगी। तो बैकग्राउंड यहाँ पर गेरू यानी लाल भूरे रंग का बैकग्राउंड तैयार किया जाता है सबसे पहले वारली चित्रकला में। किसकी बात हो रही है? वारली चित्रकला कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। तो वारली चित्रकला में रंग की बात करें, चित्र चावल की पेस्ट या सफेद मिट्टी से बनाए जाते हैं। पृष्ठभूमि इसकी लाल रहती है और बनाएंगे अपन चित्र सफेद से। महाराष्ट्र के पालघर जिले की वारली जनजाति की ये कला है। इसमें मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृति रहेगी, जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त के माध्यम से प्रकृति और मानव जीवन को दर्शाया जाता है। अब प्रमुख जनजाति और लोक चित्रकलाओं में प्रयुक्त प्रमुख पारंपरिक टर्म, जैसे आपको पूछ लिया लेपाने, लेपने के लिए लिपाने पूछ लिया ना, वारली चित्रकला में लेपाने का। इसी प्रकार के अन्य टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वारली में सारोने भी रहता है। दीवार को मुलायम करने और पृष्ठभूमि तैयार करने की प्रक्रिया उसे सारोने बोलते हैं। अब गोंड जो चित्रकला, उसमें एक छुई मिट्टी नाम की टर्म है, पारंपरिक टर्म है छुई मिट्टी। छुई मिट्टी चित्रण से पूर्व सतह पर सफेद चिकना आधार बनाया जाता है। तो छुई मिट्टी में सफेद आधार बनाया जाता है। और ऊपर आपने वारली का जो आधार लिपाने का देखा है उसमें लाल भूरा आधार रहता है गेरू से। गोंड में एक टर्म आता है कलम, हस्त निर्मित ब्रश लेखन उपकरण होता है। पिथौरा में एक टर्म आता है महुदा। तो ये पेंटिंग है पिथौरा। पिथौरा में एक लखेरा आपने देखा, जो चित्रकार होते हैं वो लखेरा कहा जाता है उन्हें। और महुदा क्या है? दूध के साथ मिलाकर रंग बनाने के लिए प्रयोग होता है ये महुदा।
सौरा क्या है? सौरा में एक टर्म आता है, सौरा जनजाति, सौरा आप चित्रकला कहेंगे, पेंटिंग कहेंगे, उसमें एक टर्म इकॉन आता है। तो सौरा चित्रों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र है इकॉन। मधुबनी चित्रकला में एक टर्म्स आता है खड़ी, जो चित्र की सीमाएं तय करने वाली रेखा है खड़ी। मधुबनी में भित्ति भी आता है, यानी दीवार पर की गई चित्रकला। वर्ली में चित्र शैली होगी। सौरा में लेपन आता है, गेरू और चूने की दीवार से करते हैं। पिथौरा में घोड़े पर देव, पिथौरा चित्रों में केंद्रीय देवता जो घोड़े पर सवार होते हैं। वारली में लिपा ने आपको बता दिया। पिथौरा में महुदा टर्म्स आपको रंग बनाने के लिए काम में आती है। गोंड में छुई आपको बता दिया। फड़ में एक मोहरा टर्म आती है, कपड़े को चिकना बनाने के लिए पत्थर का उपकरण है। सौरा में इकॉन हो गया, भील में दौर है, संथाल में पट्टा हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे पिथौरा चित्रकला में पिथौरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? पिथौरा जो गुजरात की चित्रकला है, इसमें पिथौरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ उपयोग करते हैं महुदा को। किसको करते हैं? पिथौरा चित्रकला में पारंपरिक रंग तैयार करने के लिए दूध के साथ महुदा के अर्क या रस का उपयोग करते हैं। महुदा एक प्रकार का पेड़ है जिसकी पत्तियां, फूल और बीज आदिवासी समुदाय द्वारा औषधि पेय या रंग बनाने में काम आता है। तो पिथौरा रंग में प्राकृतिक अवयवों का मिश्रण होता है ताकि वह दीवार पर स्थायी रूप से टिक सके। तो दूध के साथ यहाँ पर महुदा मिलाया जाता है पिथौरा पेंटिंग में। अब अगला देखते हैं, गौंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है? गौंड चित्रकला में और छुई का जो लेपन किया जाता है वो चित्रकला बनाने के लिए चिकना सफ़ेद आधार बेस तैयार किया जाता है, सफ़ेद बैकग्राउंड तैयार किया जाता है छुई के द्वारा। छुई मिट्टी के द्वारा सफ़ेद बैकग्राउंड तैयार होते हैं। नेक्स्ट है वारली चित्रकला में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें बैकग्राउंड तैयार करने के लिए गाय के गोबर और पानी से लेपा जाता है। गाय का गोबर, पानी, गेरू वाला आपने भाग पढ़ा, उसे लिपाने बोलते हैं। वारली महाराष्ट्र की। निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैल चित्र पाए गए? पाषाण युगीन शैल चित्र पाए गए भीमबेटका की गुफाएं में। कहाँ पर पाए गए? भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। और यहाँ पर पाषाण युगीन शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स हैं। यहाँ की गुफाओं में मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल तक की लगभग 500 से अधिक गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, जिसमें मानव और पशु चित्र, नृत्य, शिकार, सामाजिक जीवन आदि के दर्शित चित्र। ध्यान दीजिएगा, जो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कब लिस्ट हुआ? 2003 में हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इन चित्रों में लाल और सफेद रंग का प्रयोग प्रमुख है। ये चित्र भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभिक प्रमाण है। अन्य ऑप्शन में आप अजंता की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं को तो आपने डिटेल में जाना है। अजंता की गुफाएं बहुतकालीन भित्ति चित्र मिलते हैं यहाँ पर, गुप्त काल और उसके बाद के पाषाण युगन के नहीं मिलते हैं। बराबर की गुफाएं मौर्यकालीन चैत्य और विहार है, इसमें शैल चित्र नहीं बल्कि पॉलिश की गई चट्टान और वास्तुकला है। एलोरा की गुफाएं हैं, ये भी बाद की गुफाएं, हिंदू, बौद्ध और जैन वास्तुकला यहाँ पर मूर्तिकला है। ऑप्शंस में आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं दे रखी थी आपको बताइए, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में, और लगभग 30,000 साल पुरानी, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक फैली है। संख्या इसमें लगभग भीमबेटका में 700 से अधिक गुफाएं और शैलाश्रय हैं, जिसमें 400 पर चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। इसमें शैल चित्रकला यानी चट्टान पर चित्रकला के दृश्य रहते हैं। प्राकृतिक रंग और जीव जैसे शेर, बाघ, जंगली सुअर का चित्रण आपको देखने को मिलता है। और विश्व धरोहर ये 2003 में शामिल की गई है भीमबेटका की गुफाएं को। प्राकृतिक शैलाश्रय यहाँ पर है, 750 से अधिक शैलाश्रय इसमें शामिल हैं। इसकी खोज 1957 और 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की है। भीमबेटका जो गुफाएं हैं विष्णु श्रीधर द्वारा खोजी गई है। भीमबेटका का अर्थ है भीम का बैठने का स्थान। जो भीम है पांडव, भीम से जुड़ा हुआ महाभारत के पांडव। अन्य गुफाओं में शुंग गुप्तकालीन अभिलेख आपको देखने को मिल जाएगा। अब बराबर की गुफाओं की बात करें तो ये बिहार में है बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में हैं और जो मौर्य काल लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच की निर्मित है। इसमें 4 मुख्य गुफाएं हैं बराबर में, करण चोपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा। साथ ही नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ अतिरिक्त गुफाएं भी हैं। बराबर की गुफाएं निर्माण की बात करें तो मानव निर्मित रॉक कट गुफाएं हैं जो ग्रेनाइट चट्टान को काटकर बनाई गई हैं और सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने बनाया था। ये बराबर की गुफाएं बिहार में आजीविका संप्रदाय के तपस्वियों के लिए ध्यान और निवास के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पर अन्य आप एक तो आपने देखा अशोक के शिलालेख मौजूद है बराबर की गुफाएं में, क्योंकि अशोक ने कहीं ना कहीं इसको निर्मित किया है। ध्वनि प्रभाव ओम का उच्चारण करने पर आवाज़ 5 मिनट तक इसमें गूंजती है, ऐसी गुफाएं हैं। और हॉलीवुड फिल्म ए पैसेज टू इंडिया में इन गुफाओं के सेट का उपयोग भी हुआ है बराबर की गुफाओं का। 1984 में ऑस्कर और 15 अन्य पुरस्कार भी जीती ये मूवी। सत्यजीत रे ने भी इनसे प्रभावित हुए हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, अभिधम पिट्टक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? अभिधम पिट्टक ये आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि पर
अभिधम पिटक। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक है, 3 पिटक है, उसमें अभिधम पिटक भी है। ये ग्रंथ मुख्यतः मानव का मन मस्तिष्क अवस्था है ना, धम का अर्थ होता है सिद्धांत, इसके गूढ़ और दार्शनिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। इसमें मानसिक परिघटनाओं, चित्तवृत्तियों और बौद्ध मनोविज्ञान का विस्तार से विवेचन है। ये ध्यान और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को गहराई से दर्शाता है। अब त्रिपिटक के 3 भाग हैं, उसमें आपको अभी धम पिटक के बारे में पूछा है। धम यानी सिद्धांत, जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता है। विनय पिटक आता है, सुत पिटक है, और अभिधम पिटक। विनय पिटक आचार और अनुशासन संबंधित, सुत पिटक भगवान बुद्ध के उपदेश और भाषण, अभिधम पिटक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या है अभिधम पिटक में जो आपको पूछा है। अब नेक्स्ट अपन त्रिपिटक में विनय पिटक के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो बौद्ध सन्यासी के अनुशासनात्मक नियम और आचरण आपको विनय पिटक, बिल्कुल विनय अनुशासन में बौद्ध जो सन्यासी भिक्षु हैं उनके बारे में। इसमें 227 नियम भिक्षुओं और 311 नियम भिक्षुणियों के लिए विस्तार से दिए गए हैं। इसमें बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश के साथ साथ उनके शिष्य द्वारा बाद में जोड़े गए नियम भी शामिल हैं विनय पिटक में। ये भिक्षु संघ के संगठन समारोह और अनुशासन प्रक्रियाओं का विवरण इसमें मिलेगा। अब सुत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश, धर्मोपदेश और वार्तालाप का संग्रह, जिसमें लगभग 10,000 सूत्र है, सुत यानी सूत्र शामिल है, और जो विभिन्न संग्रहों में विभाजित है। सुत पिटक दीर्घ निकाय दीर्घ सूत्र, मंजिम निकाय मध्यम सूत्र, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय इसके अन्य भाग हो जाएंगे। और ये उपदेश विभिन्न विषय जैसे 4 आर्यव्रत, आर्य सत्य हो गया। और अभिधम पिटक में आपको मनोविज्ञान, मानसिक जो दार्शनिक विश्लेषण के बारे में बात हुई है। इसमें 7 ग्रंथ शामिल हैं अभिधम में, जैसे धम संगणी, विभंग, कथावस्तु, पुग्गल, पंडिती, धातु कथा, यमक और पठान हो जाएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं मिलिंदपनो एक है। मिलिंदपनो एक बौद्ध दार्शनिक पाठ है। मिलिंदपनो बौद्ध दार्शनिक पाठ हो जाएगा। अब मिलिंदपनो जो पाली भाषा, मिलिंद के प्रश्न इसका मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ जो यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के रूप में रचित है। मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न, राजा मेनांडर यानी राजा मिलिंद जो यूनानी राजा और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच इसमें संवाद का रचन है। किसका? मेनांडर और नागसेन का। ये ग्रंथ पाली भाषा में, इसमें बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों पर प्रश्नोत्तर शैली में चर्चा हुई है। और ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के थेरेवाद परंपरा में विशेष रूप में मान्य है। और राजा मेनांडर की बात करेंगे, यूनानी शासक जो भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट यहाँ पर माना जाता है कि संवाद के बाद राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मिलिंदपनों को कभी कभी बौद्ध धर्म का तार्किक ग्रंथ कहते हैं। किसी हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हॉल को क्या कहा जाता है? वो मंडप है, हॉल है, जो एक तरीके से बरामदा आप कहेंगे, बैठने की जगह, आराधना करने की जगह है, जो गर्भगृह के आगे आपको देखने को मिलता है, जो भक्त वहां पर एकत्रित होते हैं। और दक्षिण भारत में मंडप में भी अर्ध मंडप, महामंडप, इस प्रकार से आपको मंडप देखने को मिलेगा। अन्य जैसे आपको आमलक बता दिए, जहां पर आपका आमलक होता है ना सबसे ऊपर का हिस्सा, जैसे वक्र रेखी, ये शिखर है, शिखर ये आमलक है, और आमलक के ऊपर आप कलश देखते हो। अंतराल आपको बता दिया, गर्भगृह और मंडप के बीच की जगह है अंतराल, जो गैप रहता है। हिंदू मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष है? देवता की मूर्ति जो स्थापित होती है वो गर्भगृह में होती है। शिखर जो ऊपरी वक्रनुमा है, जगती है बैस जो आधार जगती है, कलश सबसे ऊपर आपका देखने को मिलेगा, अमलक के ऊपर है, गर्भगृह जहां पर मूर्ति स्थापित होती है। मंदिर का सबूतरा जो आधार है उसे जगती कहते हैं। तो ये सभी डिटेल में आपने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा म्यूजिक और डांस का, और बाकी ई बुक ये पूरी आने वाली है, एक्स्ट्रा फैक्ट साइट चैप्टर वाइज जो एनटीपीसी के सवाल पूछे हैं 20 तारीख को। तो साइट आप विजिट कर लेना, आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।